आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि तेजी से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और कौन कौन से प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में और कैसे इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में बोट और नॉइज ने अपने आप को अलग खड़ा करा और कौन कौन से बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी जो बोट और नॉइज ने यूज करी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले से हो चुकी थी, लेकिन जो आज का मार्केट हम देखते हैं उस पर शुरुआत हुई थी साल 2013 में, जब JBL इंडिया में आता है। JBL इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। उसके बाद वो इंडिया में एंट्री लेता है। अमंग द जो बोट लाइफस्टाइल के को फाउंडर उस टाइम पर JBL में एज ए सेल्स हेड काम किया करते थे। अब JBL में रहते हुए अमन गुप्ता की JBL की ग्रोथ और इंडिया में बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मार्केट पर नजर जाती है और साल 2014 में अमन गुप्ता अपने को फाउंडर समीर मेहता के साथ मिलकर बोट नाम से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। अब बोट के पास इतने पैसे तो थे नहीं थी वो रिटेल मार्केट में जाकर अपना प्रोडक्ट बेच सकते थे, इसीलिए बोट ने चूज करा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचना। पर प्रॉब्लम ये थी उस टाइम पर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी और ना ही इतने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद थे, तो इसलिए बोट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी अपनी सेल्स करने में। और उस टाइम पर इंडिया में फंडिंग का इंक्रीज भी नहीं चला था, इसलिए बोट के पास ज़्यादा फंड भी नहीं थे। तो अमन गुप्ता ने कुछ टाइम के लिए बोट को फोल्ड पे रख दिया। पर थैंक्स टू मुकेश अंबानी साल 2016 में जियो के आने के बाद इंडिया डिजिटल और ऑनलाइन सर्विस की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जियो के आने के बाद इंडिया में यूजर का टाइम स्पेंड काफ़ी तेजी से बढ़ा और वो ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगे, क्योंकि 4G नेटवर्क की वजह से ऑडियो वीडियो की स्ट्रीमिंग काफी स्मूथ हो चुकी थी। इसी पीरियड में यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को एक नई अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने लगे। अब देखो पहले होता क्या था, लोग कुछ टाइम के लिए ऑडियो और वीडियो देखा करते थे, लेकिन अब फ्री इंटरनेट होने की वजह से लोग घंटों का म्यूजिक सुन रहे थे, घंटों का वीडियो देख रहे थे। अब देखो आप इतने टाइम का अगर कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपको नीड होती है बेटर साउंड क्वालिटी की और ज़्यादा कंफर्टेबल ऑडियो डिवाइसेस की, और यहीं पर मार्केट में अच्छे हेडफोन्स और ईयरफोन्स की डिमांड क्रिएट होती है और इंडियन ब्रांड्स को इस मार्केट में एंट्री करने के लिए अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बोट जो अब तक होल्ड पे रखा हुआ था फिर एक बार मार्केट में एंट्री लेता है। नॉइज जो अब तक फोन के बैक कवर बेचा करता था अपनी रीब्रांडिंग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मार्केट में एंट्री लेता है। इसके साथ साथ कुछ नए प्लेयर्स भी मार्केट में एंट्री लेते हैं, जैसे मीवी, फायरबोल्ट, बोल्ट, स्कल कैंडी। अब देखिए जितने भी ब्रांड्स है इनका आइडिया तो यूनिक आइडिया तो था नहीं, ना ही इनके पास तो डिफरेंट USP थी और ऐसा नहीं है कि इस आइडिया को कॉपी नहीं किया जा सकता, बल्कि सबसे इजी कॉपी किया जाने वाला आइडिया था इनके पास। और कोई भी नया स्टार्टअप प्राइस वॉर इतनी लंबे टाइम तक ड्रीम नहीं खेल सकता, लेकिन फिर भी बोट और नॉइज ने इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी पकड़ बना ली कैसे, और ऐसा पॉसिबल हुआ सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से। अब बोट जो कई सारे फंडिंग राउंड कर चुका था, एक वेल फंडेड स्टार्टअप होने की वजह से इनके पास बहुत सारे फंड थे, तो इन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के ऊपर अपना फोकस करा। ये अपने एड में हार्दिक पांड्या, कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन, नेहा कक्कड़, AP ढिल्लोन, दिलजीत दोसांझ, रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स को लेकर आए और अपनी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की वजह से इन्होंने मास ऑडियंस को टारगेट करा, जिसमें सक्सेसफुल भी रहे। वहीं दूसरी साइड बूस्टअप स्टार्टअप होने की वजह से नॉइस और मूवी के पास इतने फंड नहीं थे, तो उन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जगह पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ ध्यान दिया। नॉइस ने टैच यूट्यूबर जैसे टेक्निकल गुरुजी, टैच बर्नर और भी बहुत सारे टैच इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ कोलैब किया। अब जो जितने भी टैच यूट्यूबर्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो नई ग्रेजुएट जानना भी चाहती है और उन्हें खरीदना भी पसंद करती है, और जब टैच बर्नर जैसा कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू दे रहा हो तो उसके ऊपर उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। वहीं दूसरी साइड मेवी ने अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए बोन बाम और ट्रेई मिनाटी को चूज किया, पर वो अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाए। जहां बोट अपने आप को फैशन ब्रांड और नॉइज अपने आप को एक टैच ब्रांड के रूप में मार्केट में पोजीशन करता है, वहीं नॉइज अपने आप को डिफरेंशिएट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। अब देखो कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट की दो तरह से वैल्यू करता है। पहले तो होती है उसकी टेंजाइल वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट कैसे फंक्शन करता है। अब A4 के केस में बात करें तो ये ऑडियो क्वालिटी और बैटरी बैकअप हो सकता है, और दूसरी चीज होती है प्रिसाइज वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट कैसा फील कराता है। इसमें आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग काम करती है। अब जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी टेंजाइल वैल्यू तो लगभग सेम ही थी, और आपको इस इंडस्ट्री में अपने आप को अलग खड़ा करना है तो आपको प्रिसाइज वैल्यू पर ध्यान देना होगा। इसीलिए बोट ने लैक्मे और बीरा जैसे फैशन ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे अपने आप को फैशन इंडस्ट्री में, और नॉइस ने टैच यूट्यूबर्स और स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ मिलकर खुद को एज ए टैच ब्रांड के रूप में, वहीं फायरबोल्ट ने स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ कोलैब करके खुद को एक फिटनेस ब्रांड के रूप में पोजीशन किया। अब इस बात से हम ये चीज सीख सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए बिना आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग से अपने कॉम्पिटिशन से अलग खड़े हो सकते हो। अब देखो चाहे बोट और नॉइस सक्सेस के पीछे अलग अलग रीजन रहे हो,
पर एक चीज दोनों में कॉमन थी, वो है इनकी प्राइस रेंज। अगर हम इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मार्केट को प्राइस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे तो हमारे पास 4 कैटेगरीज आती है। तो पहली कैटेगरी आती है अल्ट्रा प्रीमियम, जिसमें प्रोडक्ट की स्टार्टिंग ही 15,000 से होती है, और इस कैटेगरी में एप्पल और बहुत जैसे ब्रांड्स अपनी पोजीशन बनाए हुए थे। दूसरी कैटेगरी आती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, जिसमें प्रोडक्ट 15,000 से स्टार्ट होकर 10 से 12,000 तक जाते हैं। यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई थी JBL ने। और तीसरी कैटेगरी आती है चीप प्रोडक्ट्स की, जिसमें हजारों चाइनीज ब्रांड भरे हुए हैं। यहाँ पर आपको 50 से लेकर 500 तक की रेंज पे हजारों ब्रांड्स मिल जाएंगे। और चौथी कैटेगरी आती है प्रीमियम और चीप प्रोडक्ट्स के बीच की, जो अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज ना करना पड़े। इसीलिए इन सारे ब्रांड ने इस कैटेगरी में अपने ब्रांड बनाने पर ध्यान दिया, क्योंकि अगर आप प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम जैसे मार्केट में अगर ब्रांड बनाने की सोचते हो तो इनमें आपको ब्रांड बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा बर्न करना पड़ता है, और किसी भी स्टार्टअप के पास अर्ली स्टेज में इतना पैसा बर्न करने के लिए होता ही नहीं है। और यदि तीसरी कैटेगरी चीप प्रोडक्ट्स थी, और चीप प्रोडक्ट्स में इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हजारों चाइनीज ब्रांड मौजूद थे, और आप कितनी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग निकला लो, आप चाइना से सस्ते प्रोडक्ट किसी हाल में दे ही नहीं सकते। और एक घड़ी आप चाइना से सस्ते दे भी देते हो, और उस चीप प्रोडक्ट के टैग के साथ आप उस ब्रांड को लंबे नीम तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि चीप प्रोडक्ट के साथ साथ लोग थिंकिंग बन जाती है यदि चीप है तो बेकार ही होगा। और इस चीज़ को आप टाटा नैनो के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हो। अब इंडिया में लोगों को क्या चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस में विद प्रीमियम फीलिंग, जो कि बोट और नॉइस में देने की कोशिश करी। अब देखो, जब जियो इंडिया में आया तो उसी टाइम इंडिया में डिमोनेटाइजेशन भी लागू हुआ, और डिमोनेटाइजेशन के दौरान पेटीएम ने ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ईजी कर दिया और अपनी मार्केटिंग के जरिए पैन इंडिया में फैला दिया। अब जैसे जैसे ऑनलाइन पेमेंट बढ़ने लगा तो ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ने लगी। ऑनलाइन शॉपिंग से इंडिया के मार्केट में बिहेवियर चेंज देखने को मिला। जहाँ पर पहले मार्केट सेलर मार्केट हुआ करता था, अब भी एक बायर मार्केट हो चुका था। मतलब पहले सेलर अपने प्रोडक्ट बनाते थे और कस्टमर को बेचते थे, लेकिन अब कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगे। क्योंकि पहले कस्टमर अपने रिटेल शॉप पे जाता था, वहाँ पे जो ऑप्शन है देखता था और पसंद करके ले आता था, लेकिन अब उसके पास ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन थे। इसीलिए कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके ब्रांड उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगे। अब देखो, अगर कोई ब्रांड रिटेल मार्केट में जाता है तो उसे सबसे पहले तो अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, तो रिटेलर से कस्टमर को, और तब तक ट्रेंड जा चुका होता है। और अब नई नई ब्रांड हो तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को उधार भी देना होता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बोट और नॉइज ने एक ही रास्ता अपनाया, D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। और D2C में अपना ब्रांड बनाने के बाद 2020-21 में ये ऑफलाइन मार्केट में होता है। आज की डेट में वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मार्केट $65 बिलियन का हो चुका है, क्योंकि हर साल 20% की एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। मतलब अगले साल ये $80 बिलियन पे हो जाएगा। और जब भी कोई इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ती है तो उसमें छोटे छोटे प्लेयर्स के लिए एक जगह बन जाती है। जैसे हैमर और फायरबोल्ट की बात करें तो इन्होंने काफी कम टाइम में बहुत अच्छे खासे मार्केट शेयर को प्राप्त कर लिया, बिकॉज मार्केट में डिमांड रैप क्रिएट हो रहा था। जब भी किसी इंडस्ट्री में डिमांड रैप क्रिएट होता है तो उसके साथ क्रिएट होती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन इस इंडस्ट्री में क्रिएट हो रही है एक प्रॉब्लम, और एक नहीं दो। पहले तो है ग्लोबल चिप शॉर्टेज थी। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इन सब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है सेमीकंडक्टर। और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी तो ये है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी हजारों हैं, और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही हैं। इससे बढ़ रही है सेमीकंडक्टर की डिमांड, जो कि अकेली कंपनी पूरी नहीं कर सकती। इसीलिए हमें ग्लोबली चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में वही मैन्युफैक्चरर जीत में रहेगा जिसके पास या तो चिप्स का स्टॉक होगा या फिर जिससे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी प्रॉब्लम है भारत और चाइना के बिगड़ते हुए रिश्ते। अब भारत में मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, और भारत और चाइना के रिश्ते बिगड़ने से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी को देखते हुए बोट ने डेक्सॉन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दिया। नॉइस भी खुद से ही अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। धीरे धीरे ब्रांड चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर आप इस मार्केट में उतरने की सोच रहे हो तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको केस स्टडी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइए आप अगली वीडियो किस ब्रांड, पर्सन और कंपनी के ऊपर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।